हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के बारे में। और चैप्टर 1 है हमारा, वो उसका नाम रहेगा अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। समझते हैं अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा अकाउंटेंसी फॉर सोल या किसी एक सिंगल बिजनेस के बारे में, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ेंगे एक पार्टनरशिप में कैसे दो या दो से ज़्यादा लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। सपोज आपकी किसी फ्रेंड ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप उसमें एज ए पार्टनर काम करते हैं, तो आप क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो हमारा एक्ट है, कौन है एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, जो क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप इज अ रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ध्यान देखना यहाँ पे, टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, क्या समझ में आता है इससे आपको कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने कोई टी स्टॉल भी खोला, तो उस स्टॉल के अंदर अगर आप 4 लोग 5 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। और उस पार्टनरशिप के अंदर आपका सभी प्रॉफिट्स जो होगा वो शेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, ना ही प्रॉफिट्स, ओनली लॉसेस भी होने चाहिए, ठीक है। तो समझते इसको गहराई से कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट किस बीच में, एग्रीमेंट होना चाहिए दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। अब दो लोग कौन होने चाहिए, इसके बारे में समझते हैं कि दो लोग कौन से होने चाहिए। तो जो हमारा एक्ट बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि जो दो लोग हैं वो दो लोग कौन होंगे। तो इसके बारे में कहा गया है कि पर्सन की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो जो पर्सन है वो कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। और वो जो पर्सन है वो इंडिया का होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स उसके वेरीफाइड होने चाहिए। और उसके पास कोई भी लोन नहीं होना चाहिए इतना बड़ा कि वो कभी चुका ना सके, ठीक है। एंड थर्ड ये कि उसको किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं चल रहा हो अभी तक, या कोई फ्यूचर में, या फिर उसके ऊपर कोई कोर्ट ने केस नहीं किया हो, ठीक है। उसी पर्सन को आप अपने बिजनेस का पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे पहले समझते हैं हमारा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कैसा होता है। एग्रीमेंट में कैसा होता है जो दो लोग करते हैं। तो एग्रीमेंट देखो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होंगे। एक तो होता है रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है, लिखा हुआ। और एक होता है ओरल। रिटर्न मतलब क्या, अगर आपने किसी भी पार्टनर के साथ, किसी भी पर्सन के साथ लिखित में आपने कोई एग्रीमेंट किया, मतलब आपने कागजी कार्रवाई की, तो उसे बोलेंगे रिटर्न एग्रीमेंट। अब एक होता है ओरल। ओरल मतलब क्या, आपने किसी दोस्त के साथ, 4 दोस्त मिलके आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बट आपने कोई भी रिटर्न में कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं लिखवाई। आपने कुछ भी एग्रीमेंट डिसाइड किया कि आपने जो बिजनेस है, आप कितने रुपए लगाने वाले हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कौन किसकी जिम्मेदारी होगी, आपने कुछ भी ऐसा कुछ लिखवाया नहीं, उसे बोलेंगे ओरल एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन आता है, क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो आंसर इज नो, जरूरी नहीं है। रिटर्न एग्रीमेंट है या ओरल है, कैसा भी है, एग्रीमेंट है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। लेकिन एग्रीमेंट अगर है तो क्या फ़ायदा होगा उसका। फ़ायदा ये होगा कि अगर इन फ्यूचर, अगर आपके दोस्तों के बीच, आपके पार्टनर के बीच कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है इस बात पे कि भाई आपने ये चीज़ कहा था, ये ऐसा होना चाहिए, तो वो बोलेगा कहाँ लिखा हुआ है। आपने कोई एग्रीमेंट किया तो आप बोलोगे नहीं किया। तो आप उस पॉइंट पे उसके बेस पे केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप वो चीज़ नहीं ले सकते, आप उस पॉइंट को वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे। वहीं अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट होता तो आप बोल सकते कि मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट आपके साथ किया था और उस पर्सन को अब वो चीज़ फुलफिल करना ज़रूरी है। ठीक, क्लियर हुआ।
आगे समझते हैं क्यों एग्री टू शेयर होना चाहिए। शेयर मतलब क्या, कि प्रॉफिट आपका बंटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि बिजनेस तो करेंगे ठीक है, लेकिन सारा प्रॉफिट मेरे को मिलना चाहिए। तो वो तो कोई जॉब भी कर सकता है, उसमें फिर डिफरेंट क्या हुआ। ठीक है, तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट भी मिले और लॉस भी मिले। सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, लॉस का भी पार्टनर आपको बनना पड़ेगा। और जो बिजनेस होगा वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए आपका लीगल बिजनेस, कानूनी बिजनेस। ऐसा नहीं कि आपने कोई जुए की दुकान खोल ली, आप कुछ ऐसा इलीगल काम कर रहे हो, आप उसे बोलो चल ठीक है पार्टनरशिप करेंगे, तो नहीं, वो आपको अलाउड नहीं है। आपको ऐसा काम करना है जो सबकी नज़र में ठीक है, अच्छा काम है, साफ काम है, उस काम में आपको पार्टनरशिप करनी है। और इसके साथ साथ आपके उस बिजनेस को जो कैरी करे, कैरी आउट बाय ऑल, या तो वो सभी लोग कैरी करते हो मतलब कि सभी लोग उसको रन करें, या फिर कोई भी एक पर्सन भी चलाए और बाकी लोग उसको एग्री करते हो, तो भी ये बिजनेस मान्य होगा। ठीक है, तो चलिए फिर समझते डेफिनेशन क्या बोला इसने शुरुआत से, कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि टू और मोर मतलब कितने, दो से जाके मैक्सिमम 100 होने चाहिए। अब 100 लोग होने चाहिए, और कहीं कहीं बोला गया 50 लोग होने चाहिए। तो 100 लोग कब, 50 लोग कब, 100 जब कोई भी ऐसा पार्टनरशिप जिसमें आप जनरली नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 100 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। बट 50 कब, 50 होगा जब किसी तरह का आप रिस्की बिजनेस कर रहे हैं। सपोज आपने कोई बैंकिंग या फाइनेंसिंग का काम किया, उस कैटेगरी में आपके पास मैक्सिमम 50 लोग ही अलाउड है। ठीक, अब जो वो लोग होंगे टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, तो उनको एग्री होना चाहिए किस चीज़ के लिए, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, किस बिजनेस का, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और वो कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सभी लोग उसको रन करें या तो कोई एक पर्सन रन करे, बट एग्रीमेंट सबका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे फीचर्स के बारे में। जो बात हमने अभी करी उसी चीज़ को हम यहाँ पे कैरी कंटिन्यू करेंगे, कि पहला फीचर है आपका टू और मोर देन टू पर्सन्स। मिनिमम दो लोग से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, अकेले से पार्टनरशिप नहीं बनती है। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम जो है 100 होना चाहिए, बट लेटेस्ट जो कंपनीज एक्ट है वो कहता है 50 होना चाहिए, एनी बिजनेस वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। ठीक है, सेकंड एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटर्न होता है या फिर ओरल होता है, होना चाहिए। अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट है उसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ठीक, एंड थर्ड चीज, अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस को लीगल बिजनेस होना चाहिए, और आपका इंटेंशन प्रॉफिट का होना चाहिए, ना कि सोशल वेलफेयर, ना कोई भी एनजीओ वगैरह आप रन कर रहे हैं तो उसको आप पार्टनरशिप में रजिस्टर कर रहे हैं तो ही पार्टनरशिप कहलाएगा। अदरवाइज वो अर्निंग प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं है तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। या जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड ए प्रॉपर्टी, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस या किसी प्रॉपर्टी की वो जॉइंट ओनरशिप लेते हैं तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सिर्फ आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, प्रॉफिट जो पार्टनरशिप की जाती है, पार्टनरशिप प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। एक, अगर कोई पर्सन या दो तीन लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट अर्न होना जरूरी है। अगर कोई चैरिटी करता है, कोई डोनेशन देते हैं, कोई फ्री में करते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक, फर्दर इफ ए पार्टनरशिप डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए पार्टनर। अगर उस पार्टनर के पास प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है तो उसको पार्टनर भी नहीं बोल सकते हम। क्लियर है पॉइंट। और नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। इट मीन्स हर एक पार्टनर को उस बिजनेस में, पार्टनरशिप में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है, और हर एक पर्सन बाउंड होता है अदर पार्टनर के एक्ट से। मतलब अगर दो पार्टनर हैं और दो में से एक पार्टनर डिसाइड किया कि ये काम होना चाहिए तो सेकंड पर्सन भी उसके एग्रीमेंट में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो यहाँ पे जो है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हर एक पार्टनर
एक एजेंट होता है और वही दूसरे साइड प्रिंसिपल भी एक्ट करता है। मतलब उसी बिजनेस का वो एक एजेंट भी है, उसी बिजनेस का प्रिंसिपल भी है, उसी को वो बाउंड भी कर रहा है, उसी को वो एज ए कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है। नेक्स्ट समझते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड समझते हैं। आपने समझा ही पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप इज द रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिटर्न एग्रीमेंट मतलब कि अगर आपने एग्रीमेंट किया और रिटर्न में किया तो उसका नाम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। सो इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं। तो आपके पास टर्म्स मतलब कि आपकी कुछ कंडीशन होंगी, शर्तें होंगी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, भले ही वो चीज़ें आइदर रिटर्न हो या ओरल हो। अगर रिटर्न में है तो आपके पास डीड बन चुकी है, अगर ओरल में है तो आपको ओरल में आपके पास कोई भी डिस्प्यूट्स और कुछ भी एविडेंस के रूप में आप उसको शो नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द एक्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड भी करना चाहिए, आपको करना चाहिए, मतलब मैंडेटरी नहीं है और आपका ऑप्शनल है। आपको रजिस्टर कराना चाहिए पार्टनरशिप को, आपके एग्रीमेंट को, सब कुछ रजिस्टर्ड होना चाहिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन देखिए। पार्टनरशिप डीड इज a written agreement among the partner which contains the terms of agreement. It is also called articles of partnership. क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए समझते हैं। देखिए, नाम होता है, एड्रेस होता है किसका? फॉर्म का, और साथ साथ पार्टनर्स का। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे आपका बिजनेस है, क्या नाम से है। ड्यूरेशन, अगर आपका बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म का है तो कितने साल तक चलेगा, कब एंड होगा। कैपिटल, कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है पार्टनर्स के थ्रू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता है तो कितना मिलेगा। ड्राइंग समझते हैं आप? अगर कोई पार्टनर, कोई पर्सन अपने ही बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसे ड्राइंग बोलते हैं, जैसे आपने 11th क्लास समझा होगा। तो उस ड्राइंग कितना कर सकता है, कोई लिमिट तो नहीं है, या कितना करता है तो कितनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा जो पार्टनर को पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म में। एंड देन नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो से प्रॉफिट डिवाइड होगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, ठीक, तो उस पर पार्टनर्स को कितना लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी चीज़ लिखा हुआ है। शेयर, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स। गुडविल समझते हैं? गुडविल मतलब कि अगर कोई पार्टनर गुडविल वगैरह लाता है, मतलब या तो फर्म की बनती है तो उसके बेस पे कई किसी पार्टनर्स को शेयर्स मिलता है उसका, या कभी एडमिशन टाइम पे या रिटायरमेंट टाइम पे। समझेंगे इसके बारे में आगे। गुडविल समझ में आता है? गुडविल मतलब कि फर्म की वैल्यूएशन या फर्म की गुड नेम या रेपुटेशन बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी, किस फॉर्मूले से की जाएगी, इस बारे में लिखा होगा। अकाउंटिंग पीरियड कितना है, कैसे है, वो समझा जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड। तो किसी भी पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेंगी और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। डिसीजन कौन कौन लेगा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब कि उसके ऊपर इतना सारा लोन हो चुका है, इतना सारा लाइबिलिटी आ चुकी है कि अब वो उसको पे करने के कैपेबल नहीं है, तो उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उस टाइम डिसीजन कौन लेगा इसके बारे में बात की जाएगी। बैंक अकाउंट कहाँ ओपन होगा, किसके नाम से होगा, ये सब चीज़ें बात की जाएंगी। ठीक है, और भी हैं रूल्स, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे एडमिशन में, सेटलमेंट में, अकाउंट में, रिटायरमेंट डेथ में। रिवैल्यूएशन अगर कुछ की जाए तो कैसे की जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे की जाएगी, ऑडिटिंग कब की जाएगी, कैसे की जाएगी। एंड डेट ऑफ कमेंस, किस दिन से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, सब कुछ आपकी पार्टनरशिप डीड में। और भी बहुत चीज़ें होती है जो लिखी जाती है। ठीक, पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट्स, जैसे हमने कहा कि पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आपके पास ओरली होगा। ठीक है, लेकिन इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू डू ए पार्टनरशिप डीड। इट रेगुलेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर। इसमें आपकी लिखी हुई होती है भाई क्या चीज राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन जो भी पार्टनर से कभी कभी हो जाता है। कोई भी डिस्प्यूट अगर हुआ तो उसको इजीली सेटल किया जाता है। Hence, it is always the best course to have a partnership deed and should be registered under the act. अब पॉइंट आता है कि अगर, जैसा कि जनरली होता भी है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, ठीक है, नहीं बनती है, तो क्या कुछ हमारा एक्ट बोलता है इसके केस पे? हाँ बोलता है। तो क्या कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया कोई बात नहीं है,
आपने ओरली भी कुछ किया है, नहीं किया है, आपको नहीं पता है, ठीक, कोई बात नहीं। हमारे पास कोई इसका प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिया गया है। एक्ट ने बोला है कि कौन सा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला है कि अगर आपके पास डीड नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि आपने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया अपने बिजनेस में, कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, नो मैटर, आपको प्रॉफिट इक्वल इक्वल ही मिलेगा। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था वो आपको अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने डीड नहीं किया, डीड नहीं किया, ठीक है, हमारे एज पर जो एक्ट है वो तो नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा? जी वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर क्या मिलेगा? क्या सैलरी मिलेगा पार्टनर को या कमीशन मिलेगा? नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का कि अगर आपने डीड किया होता तो आपको ये सब चीज़ें एज पर एग्रीमेंट आपको मिल रहा होता, बट अगर आपने डीड नहीं किया तो आपको ये सब चीज़ें भी नहीं दी जाएंगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% पर एनम, मतलब 6% साल का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर एग्रीमेंट होता तो शायद ज़्यादा भी मिल रहा होता, बट अब नहीं मिलेगा, सिर्फ 6% ही एनुअली अलाउड है। ठीक है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम अकाउंट्स बनाएंगे और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। डबल एंट्री मतलब क्या? अकाउंटिंग सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, टू साइड अकाउंट, टी शेप अकाउंट जो बनाते हैं वही हम बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पी&एल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ठीक, जैसा आपने लास्ट ईयर बनाया था वैसे सेम बनता है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो रहा होगा, वहाँ पे प्रॉफिट क्या है, एक ही पर्सन के पास जाता है, यहाँ पे डिवाइड होता है सभी पार्टनर्स में। ठीक है। तो यहाँ एक नया अकाउंट बनता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, इसका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन, मतलब क्या है? प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बांटने का अकाउंट बनाया जाएगा, जिससे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को इस अकाउंट ट्रांसफर करके और यहाँ से हम आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सैलरी में, कमीशंस में, प्रॉफिट्स में, ठीक, वो सब चीज़ें। और ये कैसा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जस्ट इट इज़ ए एक्सपेंस एंड वो अकाउंट को शो करता है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंस का टाइप का अकाउंट है ये। और इसमें इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एंड डिवीजन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इसका एक फॉर्मेट समझते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है। तो इसका जो फॉर्मेट होगा, ये सब एजेंडा एंट्रीज है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट किस तरह से बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे आपका 31 मार्च 2025-26, ठीक। और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वही पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपका चलता है जिस तरह से। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ए बी को देंगे, ठीक है। टू पार्टनर सैलरी, ठीक है, कमीशन। टू रिजर्व को, रिजर्व होता है रिजर्व में बांट दो। प्रॉफिट जो बचा आपको यहाँ डालना है। तो फर्स्ट एंट्री अभी क्या होगी? ये वाली, नेट प्रॉफिट। अगर आपको P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को आपको यहाँ लिखना है। फिर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, जो आपकी रिसिप्ट है, एज ए बिजनेस रिसिप्ट है, तो उस रिसिप्ट को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। और पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट कैपिटल देना है, तो इस साइड से देंगे, डेबिट साइड से उसको पेमेंट की जाएगी, सैलरी दी जाएगी, रिजर्व्स में ट्रांसफर किया जाएगा, और जो बचा हुआ बैलेंस फिगर होगा उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर डेट गिवन है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो इक्वल इक्वल दिया जाएगा। ठीक। फिर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स मेथड में क्या होता है? हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल का ही विड्रॉवल एंड इंट्रोडक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी एंट्रीज होंगी वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट से। मीन्स हम पूरी एंट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें से जो मेन अकाउंट होगा हमारा वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। बाकी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में एज इट इज रहेगा, जनरली वो चेंज भी नहीं हो रहा होगा। ठीक,
जो भी पैसा आपका इन्वेस्टेड है वो आपका यहाँ पे रहेगा। आपका एडिशनल अगर आपने किसी साल ऐड किया तो ऐड कर देंगे, विड्रॉ किया तो विड्रॉ कर देंगे, दैट इज आपका बैलेंस चलता रहेगा। इसके अलावा प्रॉफिट्स, कैपिटल्स, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, वो सब कहाँ जाएगा? आपका करंट अकाउंट के अंदर, जैसे यहाँ पे दिया गया है बैलेंस BD, इंटरेस्ट कैपिटल एंड सैलरी, प्रॉफिट लॉस, ड्रॉइंग्स। ओके, ये सारा ड्रॉइंग्स है, लॉसेज है, तो ये सब आपको दिया जाएगा। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? दोनों का कंबाइन अकाउंट बनता है इस मेथड के हिसाब से। तो कंबाइन कैसे होगा? वही सेम अपना ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपने शो करना है, कैपिटल विड्रॉन वगैरह, एडिशनल इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, मतलब ऑल इन वन एक सिंगल अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ जो आपको बताना चाहिए कि पार्टनर्स के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कुछ उनके ऊपर कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, समझा देता हूँ आपको यहाँ पे हल्का सा, कि पार्टनर कैन नॉट डू any competitive बिजनेस। ठीक, ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? समझाता हूँ। अगर कोई बिजनेस किसी भी, मान लो आपका बिजनेस है एप्पल्स का, या आपका बिजनेस है फ्रूट्स का, ठीक, तो आप इस बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं। ठीक, आप क्या है? पार्टनर है। तो आपने सोचा चलो इसी बिजनेस को मैंने बहुत अच्छे से रन किया है, अब मैं इसी के साथ साथ एक और अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, सेम कैटेगरी फ्रूट्स का, कि मैं यहाँ पे फ्रूट्स को सेल करूंगा एंड बिजनेस करूंगा। तो क्या हम कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट डू एनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन पार्टनरशिप फॉर्म। अगर हमने किया तो क्या होगा? तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 100% प्रॉफिट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, बट ओनली प्रॉफिट, नो लॉस। ठीक है, समझाता हूँ क्या चीज़ कहा मैंने, कि अगर कोई पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप में काम करते करते साथ में उसी के साथ एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उसने किया छुपा करके इलीगली तरीके से, अगर पार्टनरशिप फर्म को चलता है पता कि उन्होंने ऐसा बिजनेस किया है, तो उस केस में उस बिजनेस का प्रॉफिट 100% प्रॉफिट आपको अपने पार्टनरशिप फर्म में एज ए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बट अगर आपको लॉस हो रहा था तो उस लॉस को आपको खुद से ही सेटल करना पड़ेगा, वो आप पार्टनरशिप फर्म से आप नहीं मांग सकते। ठीक है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर की, क्या? कि पार्टनर कैन नॉट टेक एडवांटेज फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर्स। मतलब कोई भी पार्टनर अपने कस्टमर से या क्लाइंट से कोई भी तरह का गिफ्ट या प्राइज या अवार्ड या कैश, कोई भी ऐसा चीज नहीं ले सकता है जो उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक, सपोज आपने कोई डील करवाई कस्टमर की, तो उसने खुश होकर आपको एक 50 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज आपको एज ए गिफ्ट दे दिया, तो 10 लाख रुपीज आप खुद नहीं रख सकते, आपको उसको पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 100% पे करना पड़ेगा। कितना? 100%। वी कैन नॉट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा हमने। इंटरेस्ट कैपिटल क्या होता है?
प्रॉफिट इंटरेस्ट मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। तो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या कि क्या ये कैपिटल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, क्या ये, या फिर ये प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको लिखा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि जब आपके पास प्रॉफिट हो तब ही दिया जाएगा, इन केस ऑफ लॉस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे आपको दिया है टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी कि अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट कैपिटल इज नॉट अलाउड। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आपके साथ अच्छे क्वांटिटी में है तो उस केस में आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट कैपिटल आपको 100% मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर आपके पास प्रॉफिट पूरा नहीं है, सपोज आपको इंटरेस्ट पे करना था 10,000 का, ठीक है, बट आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो ओनली एंड ओनली 5,000 है। ठीक, और आपको दो पार्ट में पे करना है, ए एंड बी, 5,000 5,000। तो क्या होगा इस केस में, आपको अपने ही उसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड कर देना है। मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या, 5,000 5,000 था, मीन्स इक्वल इक्वल है, तो हाफ हाफ आपको प्रॉफिट का डिवाइड कर देना है, मीन्स 2500 टू ए एंड 2500 टू बी पे कर देंगे इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, तो ये किया जाएगा अगर आपके पास फंड पूरा नहीं, मतलब फंड मतलब कि आपके पास प्रॉफिट पूरा नहीं है। तो अगर अगर लिखा गया है इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज, चार्ज मतलब क्या, आपको यहाँ पे मैंडेटरी है पे करना है, वेदर आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है, इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा निकलता है किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग पे नहीं, ओपनिंग पे। तो कई बार आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं भी दिया हुआ तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपको इस तरह से निकालना है, आपको क्लोजिंग मिला है, ठीक है, क्लोजिंग में जो चीजें माइनस हुई थी उनको आप यहाँ से रिवर्स करेंगे। जैसे कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हुआ होगा तो वापस इसको ऐड कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, माइनस कर लो, कोई लॉस होने से कैपिटल माइनस होता है, प्लस कर लो, और कोई नया कैपिटल आता है तो उससे कैपिटल बढ़ जाता है तो उसको माइनस कर लो, प्रॉफिट आया तो माइनस कर लो, सैलरी वैलरी आई तो माइनस कर लो। तो आपको क्या बन के आएगा लास्ट में, ओपनिंग कैपिटल, और इसके ऊपर आपको निकालना है इंटरेस्ट। क्लियर, इतना समझ में आया? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। आप इंटरेस्ट ड्राइंग नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेम ही चीज है बस रिवर्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज when a partner withdraws money from his capital then he has to pay interest on that। मतलब जब भी कोई पार्टनर अपने कैपिटल में से कोई पार्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेता है तो उस अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर्म में। ठीक, वो एक फिक्स परसेंटेज पे होता है, बट कितने महीने के लिए निकाला, किस रेट से निकाला, वो आपको गिवन होगा, उसी टाइम पीरियड के रेफरेंस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे कैसे है। तो केस वन, अगर आपको दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, मतलब आपको लिखा गया इंटरेस्ट कैपिटल इज 10%, तब क्या करना है, आपने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को 10% से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। मान लो आपने ड्राइंग निकाली है 2000 और 10% बोला है तो 10% ही लिखना है एंड कट करना है, आपका अमाउंट आ गया कितना, 200। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वहां पे लिखा है परसेंटेज के साथ पी ए मतलब क्या, पर एनम, पर एनम लिखा है तो क्या करना होता है, तब आपको रेट के साथ साथ आपको मंथ का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मंथ क्या है, अगर आपको सिर्फ परसेंटेज पर एनम लिखा है विदाउट एनी डेट एंड पीरियड, कितने महीने की बात हो रही है, आपको ऑन एवरेज 6 मंथ्स लिया जाता है। ठीक है, 6 मंथ्स कितना लिया जाता है, 6 मंथ, अगर आपका पूरे साल की ड्राइंग की गई है तो।
अगर सिर्फ ड्राइंग आपका एनुअल जो फाइनेंशियल ईयर था वो 12 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 6/12 मतलब टोटल ड्राइंग ऑफ ईयर मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12 आपको करना है, ठीक है। अब अगर आपको ड्राइंग के लिए डेट दी गई है तो ड्राइंग डेट के लिए आपको कई सारी कैटेगरी दी जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग रेट टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स इन मंथ्स एंड डिवाइड बाय 12। इसको समझाता हूँ भी कैसे करना है। केस 3, व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। अगर डिफरेंट अमाउंट्स विड्रॉ किए जाते हैं तो क्या करना है, वी हैव द फॉलोइंग टू मेथड्स। फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इसमें क्या करना होता है, आपको डायरेक्टली हर एक ड्राइंग को आपको उसके ईच अमाउंट से विड्रॉ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे। इस एग्जांपल के लिए सपोज अगर आपने ड्राइंग की है 2000 रुपीज, 5000 रुपीज एंड 2500, ठीक है, और आपका रेट दिया हुआ है 10%, ऑल राइट। तो क्या किया जाएगा इस केस में बताता हूँ। ये हम यूज कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ओके। सो कब कब ड्राइंग की गई है ये समझते हैं। अगर इसकी जो डेट है वो हमें दिया गया है, डेट 1 अप्रैल, 1 जून, 1 अक्टूबर। तो जो ड्राइंग है वो अलग अलग मंथ की है। तो कैसे करना है इसमें, तो यहाँ निकालते कैलकुलेशन। 2000 का ड्राइंग है आपका, मल्टीप्लाई रेट आपका 10%, मल्टीप्लाई कितने मंथ्स के लिए, अप्रैल टू मार्च। हमारा अकाउंट कल क्लोज हो रहा है 31 मार्च, ठीक है। तो अप्रैल टू मार्च 12 मंथ्स होता है, तो 12 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। 10% इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। यहाँ पर 5000 का 10% मल्टीप्लाई जून टू मार्च, कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई, 2 महीने नहीं है, तो जून से लेके मार्च 10 मंथ्स का काउंट करना होगा हम यहाँ पे, 10 मंथ्स, 10/12। सो ये आपका हो गया 500, 5000/12। इसका मतलब 4 4 12 4 48, 20 12 2 24 एंड 60 12 5 60, 425 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे 1 अक्टूबर को, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स होते हैं, तो 2500, 10% एंड 6 मंथ्स, दैट मीन्स 250/2, 125 रुपीज। सो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होगा अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी जाती है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड में करते हैं इन दिस मेथड। क्या करना है अपने, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है सेम मेथड है, बस तरीका अलग किया गया है। यहाँ क्या करेंगे, आपको मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, समझते हैं। जैसे 1 मई, जुलाई 31, इस डेट पे ड्राइंग की गई है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये समझते हैं। पहले सिंपल मेथड समझते हैं। 12,000 11 मंथ्स, सो 12,000 इंटू 11 मंथ इंटू में 9%, सो आपका आएगा 990।
6,000 8 मंथ 360, 9,000 6 मंथ 405। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको इंटरेस्ट काउंट करना है बेस्ड ऑन मंथ, ओके। बट यही अगर होता आपका प्रोडक्ट मेथड के अंदर तो कैसे करना है, 12,000 11 मंथ, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई करो सबको, इसी का नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। 12 इंटू 4 48, 8 3 24, ओके। फिर क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। किसको ऐड कर लेना है, प्रोडक्ट करना है आपके इंटरेस्ट वाले पार्ट को, एंड उसी का निकालना है अपने इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ्स 9% फॉर 1 मंथ। यहाँ ध्यान रखना है 1 मंथ यहाँ पे लगाना आपको ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आपको ऑन एवरेज 1 मंथ्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमने ऊपर कहा था कि अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाए रेगुलरली तो कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, समझते हैं थोड़ा सा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर कोई पर्सन मंथली ड्राइंग करता है या मंथली में भी कैटेगरी होगा आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक। तो अगर ड्राइंग मंथली की जाती है, मंथली मतलब हर महीने सेम अमाउंट से अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसको 3 कैटेगरी बनता है उसका। अगर फर्स्ट ऑफ मंथ या 15th ऑफ मंथ या 31st, 3 कैटेगरी है, मतलब बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ। तो उस केस के हिसाब से आपको मंथ्स काउंट करने हैं, 6.5 मतलब 6.5 मंथ, 6 मंथ्स एंड 5.5 मंथ्स। कैसे कैलकुलेट किया जाता है समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज आपका जो कैलेंडर है वो है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अब जो ड्राइंग की जा रही है वो कैसे की जा रही है, 3 केस है। मंथली में 1 तारीख को अगर की जाती है, सपोज अप्रैल में स्टार्ट की जाती है 1 अप्रैल से, या फिर 15 अप्रैल से, या फिर 31 अप्रैल से की जाती है, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी में आपको कैलकुलेशन अलग तरह से करनी है। अब देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन। तो अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग की गई तो सोचो कि 1 अप्रैल को जो अमाउंट विड्रॉ किया वो अमाउंट कितने महीने तक यूज होगा, पूरे साल तक विड्रॉ कर रहा है तो वो पैसा आपका पूरे 12 मंथ्स तक यूज होगा, ठीक। प्लस लास्ट ड्राइंग जो करेगा वो आपका करेगा मार्च में, मार्च की 1 तारीख को। तो ये कितना महीना यूज करेगा, ये करेगा सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ, क्योंकि इसके बाद तो अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाएगा, सही बात है। तो 1 महीने का यूज होगा, तो 12 + 1 एंड उसका एवरेज कर लेंगे, दैट मीन्स 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5, ठीक। अब अगर यही चीज मिडिल ऑफ मंथ करता है, मतलब 15 से स्टार्ट करता है, तो क्या होगा, 11 मंथ्स तो पूरे ही हैं, बाकी यहाँ पे आपका हाफ मंथ, मतलब 11.5 मंथ्स का स्टार्टिंग में, और यहाँ से भी हाफ मंथ 0.5 मंथ्स का यहाँ से, तो 12/2 मतलब 6, ये 6 मंथ्स ऐसे आ गया। और अगर एंड में करता मतलब अप्रैल का मंथ का एंड 31 से करता है, तो मतलब कि अप्रैल का मंथ तो पूरा चला गया आपका, तो बचे 11 मंथ्स प्लस यहाँ भी मार्च का एंड हो चुका, मतलब कि अब मार्च में भी डेट्स नहीं बची हैं तो 0 हो चुका है, तो 11 का हाफ हो जाता है आपका 5.5 मंथ्स, ठीक। क्लियर हुआ। सो इस तरह से हमें कैलकुलेट किया जाता है हर एक कैटेगरी में सेम। अगर वो चीज़ क्वार्टरली मतलब क्या, हर 3 महीने का, तो 7.5 महीने बिगिनिंग में 6 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स का मंथ्स काउंट होगा। और अगर वही चीज़ आपका 6 मंथ्स का है तो 9 मंथ्स 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स रहेगा। वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए तो 3.5 मंथ्स 3 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स, ठीक। ये आपका कैलकुलेशन
है। हाफ ईयरली, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स के लिए दिया गया है। आगे समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इंटरेस्ट लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि आपको एक आउटसाइडर लोन है, ये आपका खुद का पार्टनर को नहीं पे करना है, आपने किसी से लोन लिया है, भले ही वो पार्टनर से क्यों ना लिया हो, आपको उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है। और वो अगर डीड में लिखा है तो वैसे देना है, अगर नहीं लिखा है तो आपको 6% तो पे करना ही है। ठीक, तो उसकी भी आपको पेमेंट करते जैसे आप करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। ऐसे ही सेम रेंट पे करना। ठीक है, रेंट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। आगे है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि अगर कोई पार्ट, कोई चीज अगर हम करना भूल गए तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट की जाती है। मान लो हमने सैलरी देना भूल गए या इंटरेस्ट देना भूल गए या कोई अमाउंट पे करना था पे करना भूल गए, तो उसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, और उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर देते हैं। ओके, तो समझते हैं कैसे करते हैं उसको। तो फॉर्मेट समझिए पहले। तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम जैसे कि बनाया गया है, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ कैसे करना है इसको। आपका जो कॉलम होगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपका लिखना है पर्टिकुलर्स। यहाँ पे मान लो आपके पास 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, एंड यहाँ पे आपको फर्म के लिए बनाना है कॉलम। ठीक, और इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दैट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। तो करना क्या है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, वो आप भूल गए। क्या हुआ, आपने भूल गए, ओमिटेड हो गया। ओमिशंस का केस है ये, यू हैव ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। तो क्या करना है इस केस में, सपोज जो ए पार्टनर है उसका जो कैपिटल है वो है 1 लाख, बी पार्टनर कैपिटल है 2 लाख, और ये पार्टनर जो है इक्वल है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वल इक्वल है। तो करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है कि हमने देना भूल गए, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल दे देते हैं ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो अगर देते हैं इंटरेस्ट तो पार्टनर्स अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कमेंट कीजिए। क्रेडिट होगा। ठीक है, तो 10%, 1 लाख का होता है 10,000, ये है आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ऐसे सेम फॉर्म के लिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो 10,000 रुपये इसको मिलने चाहिए थे पार्टनर ए को, एंड 20 रुपये मिलने चाहिए बी को। अब फॉर्म ने तो इनको पेमेंट की है ना, फॉर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, 30,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा एडिशनल, जो पहले नहीं किया था। तो इस 30,000 रुपये कंपनी क्या करेगी, कंपनी मतलब कि पार्टनरशिप क्या करेगी, इसको अपना क्लोज करेगी, कैरी फॉरवर्ड करेगी, है ना। तो कैसे करेगी इसको, 30,000 को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने ही पार्टनर्स को एज ए लॉस। और जो पार्टनर्स वो क्या थे, इक्वल पार्टनर्स, तो इसी 30,000 को एज ए लॉस लेंगे, तो 15,000 रुपीज मतलब कि हाफ ले लेंगे अपने उसमें अकाउंट पे। तो जो बैलेंस आएगा वो निकाल लेते हैं यहाँ पे, 10,000, 15,000 रुपये यहाँ पे आया, यहाँ पे होना चाहिए, तो मतलब 5,000 रुपये आपकी यहाँ पे आता है बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे 20,000 रुपये लिखेंगे, 20,000 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे आता है 5,000 बैलेंसिंग फिगर। तो देखो ये समझना है कि जिस साइड का बैलेंस आया है ये क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं है, डेबिट साइड है। आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड का, तो उसको डेबिट करना है, और डेबिट वाले
आपको क्रेडिट करना हो तो ए अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट, कितने से 5,000 5,000। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए, आप कमेंट कीजिए, इसको हम अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे आपको, कोई भी डाउट हो तो। ठीक, आगे समझते हैं कि लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, किसी भी पार्टनरशिप को गारंटी भी की जाती है। तो कैसे की जाती है गारंटी, मतलब क्या कि कोई पार्टनर को एश्योरेंस देना कि आपकी मिनिमम अर्निंग, मिनिमम प्रॉफिट कितना कितना रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से गारंटेड पार्ट आप उस पार्टनर को देना ही देना है। उसमें भी केस होता है, अगर पार्टनर गारंटी फॉर्म ने दिया है तो फॉर्म के रेशियो में बटेगा। ठीक, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर दे तो उसी पार्टनर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी, एंड ए ने गारंटी किया सी को कि सी की अर्निंग्स मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगी। तो अगर 10,000 में कुछ भी कम हुआ, जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, तो उस डेफिशिएंसी को कौन पे करेगा, ए पे करेगा। अगर ऐसा कहीं नहीं, अगर ऐसा फर्म ने नहीं बोला है, पार्टनर ने किसी ने नहीं बोला, फर्म ने बोला है कि हम गारंटी देते हैं, तो एज ए कंबाइन बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स उसको एज ए लॉस ट्रीट करेंगे और अपने अकाउंट से अपने अपने रेशियो में पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, इसके ऊपर कंप्लीट अकाउंट्स पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड बाय।